आसी पलक और माया के साथ निकल जाती है और इधर देव और वेद भी अपने कार में निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वे लोग अपनी जगह पहुंच जाते हैं। देव और वेद अंदर जाकर एक तरफ बैठ जाते हैं। देव और वेद दोनों में से कोई भी ड्रिंक नहीं करता था, इसलिए देव अपने और वेद के लिए फ्रूट जूस लेने गया काउंटर पर। और इधर तीनों लड़कियां भी अपने में मस्त एक जगह बैठी थी। हालांकि आसी का मन तो नहीं था, पर पलक और माया की वजह से माना नहीं कर पाई। पर अपना भी मूड थोड़ा चेंज हो जाता, जो वेद की वजह से खराब था। इसलिए आसी भी अब यहाँ आकर खुद को रिलैक्स छोड़ देती है। वहीं कुछ ही देर में वहाँ मिस्टर पाठक का बेटा आता है और उसके साथ एक और लड़का, और दोनों उन तीनों लड़कियों के पास आते हैं। जहाँ उन दोनों लड़कों को देखकर तीनों लड़कियों के होठों पर मुस्कान आ जाती है, जिसका मतलब था कि वे तीनों लड़कियां उन दोनों लड़कों को अच्छे से जानती थी। मिस्टर पाठक का बेटा तो बातें सबसे कर रहा था, पर उसकी नज़रें बार बार आसी पर जाकर रुक जाती, और उसकी नज़रें जिस तरह से आसी को देख रही थी, कोई भी समझ सकता था कि उसके दिल में आसी के लिए फीलिंग्स है। जो बात माया और पलक भी अच्छे से समझती थी, और उन लोगों को बस मिस्टर पाठक का बेटा आसी के लिए बिल्कुल सही लगता था। पर वह दोनों आसी को इस बात के लिए कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि उनका मानना था कि प्यार का एहसास खुद ही सामने वाले के दिल से दिल में अपने लिए एहसास जगा देता है। और वे दोनों आसी को किसी जबरदस्ती के नहीं, बल्कि एक प्यार भरे रिश्ते के साथ जोड़ना चाहती थी। आसी भी समझती थी इस बात को, पर अपनी जिंदगी में उसे प्यार के जो कड़वे झटके मिले थे, उसके बाद से आसी खुद को इस प्यार के नाम की बीमारी से दूर ही रखना चाहती थी। इधर वे दूसरा लड़का बड़े प्यार से माया का हाथ थामकर कहता है, लेट्स डांस। उस लड़के की बात पर माया भी स्माइल के साथ अपना हाथ उस लड़के के हाथ में देते हुए कहती है, यस। माया इस वक्त शर्मा रही थी, जो देखकर आसी कहती है, इन दोनों को कौन कह सकता है कि इन दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है और 2 महीने बाद दोनों की शादी है। जिस पर पलक कहती है, और तो और ये दोनों 4 साल से एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तब भी देखो ये ऐसे शर्मा रही है। पलक की बात सुनकर माया पलक को घूर कर देखती है, और फिर माया के कहने पर सब डांस करने चले जाते हैं। इधर वेद की नज़रें आसी को तलाश रही थी। आखिर वेद देव के ही कहने पर तो यहाँ आया था कि आसी भी यहाँ पर आ रही है, और तभी तो वे यहाँ आया, वरना वे ऐसी जगह नहीं आता। देव भी जूस लेकर आया और वेद के बगल में बैठकर अपना जूस एंजॉय करने लगा। वेद तो बेमन से ही वहाँ पर बैठा हुआ था, और जिस वजह से वे यहाँ आया था, अब तक वे वजह ही उसको नहीं दिखी थी। देव अपने जूस के ग्लास को अपने मुंह तक लेकर आता है कि उसकी नज़र एक जगह आकर रुक जाती है, और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसके मुंह में गया जूस एकदम से बाहर आता है, जिसे देखकर वेद कहता है, देव, व्हाट इज दिस बिहेवियर। वेद की बात सुनकर देव कहता है, सामने देखिए भाई, आपको भी झटका लगेगा। देव की बातें वेद को समझ नहीं आती, और वे नासमझी से उस तरफ देखता है जहां देखने को देव कहा था। अब हैरान होने की बारी वेद की थी। अपने सामने वेद इस वक्त किसी और को नहीं, आसी को देख रहा था, जिसने इस वक्त ब्लैक कलर की एक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, जो उसके घुटनों से थोड़ा नीचे तक थी, पर उसमें वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। खुले बाल, आंखों में गहरा काजल, और होठों पर हमेशा की तरह नेचुरल नहीं, बल्कि आज आसी के होठों पर डार्क रेड कलर की लिपस्टिक थी, जिसमें आज आसी और दिन से बिल्कुल जुदा लग रही थी। एक पल के लिए तो वेद की नजरें भी आसी पर आकर थम जाती है, पर तभी देव की आवाज वेद के कानों तक जाती है, आज तो आसी क्या लग रही है। पर ये उसके साथ चश्मा लगाए लड़का कौन है, और आसी उसके साथ खुश लग रही है। दोनों के होठों पर स्माइल थी, और दोनों एक साथ डांस करते काफी अच्छे लग रहे थे। पर वेद की नजरों के सामने बस एक चीज आ रही थी, उस लड़के का हाथ जो आसी की कमर पर था, और आसी भी अपने होठों पर मुस्कान लिए अपने हाथ उस लड़के के कंधे पर रखकर बातें करते हुए डांस एंजॉय कर रही थी। आसी को किसी और के साथ देखकर, खासकर इतने करीब देखकर, वेद की मुठियां आपस में कस गई। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई भी आसी के इतने करीब रहे। यहाँ तो उस लड़के का हाथ आसी की कमर को पकड़े था, जो वेद के दिमाग में गुस्सा भरने के लिए काफी था। वहीं बैठे बहुत से लड़कों की नजरें आसी पर आकर टिक गई थी, जो ब्लैक कलर में कयामत लग रही थी।
जो उन लड़कों के दिमाग में क्या क्या सोच ला रही थी, जो वही लोग जानते थे कि वे सोच अच्छी थी या बुरी। इधर आसी डांस कर रुकती है और फिर आसी माया के कानों में कुछ कहती है, जो इतनी तेज गानों की आवाज में भी सुन लेती है, और वे अपना सर हाँ में हिलाती है। फिर आसी वहां से चली जाती है। वह आसी बाथरूम के अंदर जाती है और कुछ देर बाद बाथरूम से बाहर आकर वहां से अपने दोस्तों के बीच जाने को होती है कि कोई उसका हाथ थाम खींचकर वहां से ले जाता है। और ये सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि आसी ना कुछ समझ पाई और ना ही अपना हाथ खींचकर ले जाने वाले का चेहरा देख पाई। इधर आसी की दोनों दोस्त पलक और माया और वे लड़का, वे सब डांस कर रहे थे और आपस में कुछ बातें भी कर रहे थे, इस बात से अनजान कि उनकी दोस्त शायद किसी मुसीबत में पड़ चुकी है। जब आसी चिल्लाने की कोशिश करती है तो उसके मुंह को भी बंद कर दिया और आसी को खींचकर एक कमरे में लाकर जोर से धक्का देता है। ये धक्का इतनी तेज था कि आसी खुद को संभाल नहीं पाती और जाकर सीधा फर्श पर गिरती है, जिस वजह से उसके हाथ और घुटनों पर चोट लगती है और उसके मुंह से एक तेज चीख निकलती है। तभी उसे हंसने की आवाज आती है, जो किसी एक की नहीं बल्कि 2 से 3 लोगों के हंसने की आवाज थी। आसी अपना दर्द बर्दाश्त करते हुए अपना चेहरा सामने की तरफ करती है ताकि उन दोनों को देख सके जो उसे यहाँ तक लाए थे। आसी देखती है कि उसके सामने 3 लड़के खड़े थे जो बहुत ही अजीब नज़रों से उसकी तरफ ही देख रहे थे और उनकी नज़रें आसी को कहीं से भी सही नहीं लग रही थी। आसी अपनी दर्द भरी आवाज़ में कहती है, कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? आसी की बात सुनकर उन तीनों लड़कों में से एक कहता है, हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कहा कि तुम हमें जानती तो नहीं हो, पर कोई बात नहीं, नहीं जानती तो अब जान जाओ। देखो, इसका नाम विवेक है। अपना नाम सुनकर विवेक आसी की ओर देखने लगता है। तभी वे लड़का दूसरे लड़के का नाम बताते हुए बोलता है, और ये है अमन। अमन भी विवेक की तरह ही अपनी लस्ट भरी नजरों के साथ आसी की ओर ही देख रहा था। तभी वे लड़का कहता है, और मेरा नाम है आकाश। अब तो हमारी जान पहचान हो गई क्योंकि मैंने तुम्हें हम सबका नाम भी बता दिया। आसी उसकी बात सुनकर कहती है, देखो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम लोगों के नाम जानने में। मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए, मुझे जाने दो। और आसी अपनी बात कहते हुए उठने की कोशिश करने लगती है, पर उठ नहीं पाती क्योंकि उसके पैरों में चोट आई थी और दर्द हर बीते पलों के साथ बढ़ता ही जा रहा था। आशी की बात सुनकर वे तीनों लड़के जोर जोर से हंसने लगते हैं और उनमें से जिस लड़के का नाम अमन था वे कहता है, अरे अरे, अभी कहाँ जाना है जाने मन? जिस काम के लिए तुमको यहाँ पर लेकर आए हैं वे कर तो ले, फिर चली जाना जहाँ भी जाना है तुम्हें। क्यों दोस्तों, सही कह रहा हूँ ना? अमन की बात सुनकर उसके दोनों दोस्त आकाश और विवेक कहते हैं, बिल्कुल। वैसे एक बात कहूँ, इस ब्लैक कलर में तुम कयामत लग रही हो। और ये बोल विवेक आसी को किस करने की कोशिश करने लगता है, जो देखकर आसी उसे खुद से दूर करने लगती है और किसी तरह उसे खुद से दूर कर एक थप्पड़ उसके गालों पर जड़ देती है। आसी के हाथ से थप्पड़ खाकर विवेक का मेल ईगो हट हो गया, जिस वजह से विवेक को बहुत ही तेज गुस्सा आता है। आखिर एक लड़की ने उस पर हाथ उठाया था और ये सोचकर ही विवेक का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और विवेक आसी को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लाकर पटक देता है और आसी के चोट लगे हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत कर उस पर हावी होने लगता है। आसी को अपने हाथों में बहुत ही तेज दर्द हो रहा था, पर इससे भी ज्यादा फिलहाल उसे विवेक के चेहरे पर आए गुस्से को देखकर अब अपने लिए डर लग रहा था। आसी रो रही थी, गिड़गिड़ाने लगी, अपने आप को विवेक की मजबूत पकड़ से छुड़वाने के लिए मिन्नतें करने लगी, पर विवेक पर आसी के आंसुओं का कोई भी असर नहीं पड़ा और वे उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश कर रहा था। वह विवेक के दोनों दोस्त अमन और आकाश वहीं खड़े होकर अपने सामने रो रही लड़की को देखकर खूब जोर जोर से हंस रहे थे। इधर दूसरी तरफ वेद की गहरी नजरें बस आसी को ढूंढ रही थी, पर उसे आसी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। और अब आसी को वहां पर सबके साथ ना देखकर वेद को अपने दिल में एक बेचैनी सी महसूस होने लगी थी। उसे आसी की टेंशन हो रही थी। वह जानता था कि ऐसी जगह सेफ नहीं होती और उसे तो आसी पर गुस्सा भी आ रहा था कि वे ऐसी जगह आई ही क्यों, खासकर आसी के दोस्तों पर जो उसे यहाँ लेकर आए थे। और अब किसी को आसी की टेंशन नहीं थी, सब खुद में ही मस्त होकर झूम रहे थे।
वेद से अब रहा नहीं जाता और वे अब वहीं बैठकर आसी के वापस आने का इंतजार करने से बेहतर आसी की तलाश करने की सोचता है। और ये सोच वह अपनी जगह से उठता है तो वहीं वेद को उठते देखकर देव कहता है, क्या हुआ भाई, आप कहाँ चल दिए? देव की बात सुनकर वेद कहता है, तुम यहीं रहो, मैं अभी आता हूँ। वेद इतना बोलकर अपनी जगह से उठता है और आसी की खोज में इधर उधर देखते हुए आसी की खोज में वहां से दूसरी तरफ चला गया। इधर सब बातों से अनजान अपनी दुनिया में मस्त थे। पर जब कुछ देर बीत जाने पर भी आशी वापस नहीं आती है तो अब पलक और माया का भी ध्यान इस ओर जाता है कि काफी देर से आशी उनके बीच नहीं है, जबकि वे बाथरूम का बोल कर गई थी तो इतनी देर कहाँ लगा दी। अब माया और पलक को भी आशी की टेंशन होने लगी और अब वे चारों आशी को ढूंढने लगते हैं। वह कुछ ही दूरी पर बैठे देव को जब सबके चेहरे पर परेशानी दिखती है तो अब उसका भी ध्यान इस ओर जाता है कि काफी देर से आशी उनके बीच नहीं है। पर अब देव के दिमाग में भी कुछ आता है और वे एकदम से अपने हाथों में पकड़ा ग्लास वहीं टेबल पर जोर से पटकता है और कहता है, ओह सिट, इसका मतलब वे किसी प्रॉब्लम में है। ये सोच देव जल्दी से अपनी जगह से उठता है और आशी के दोस्तों के बीच पहुंचकर उनसे बात करता है। पहले तो सब देव को वहां पर देखकर और अचानक से आशी के बारे में पूछते देख हैरान होते हैं। पर आशी की टेंशन में वे बताते हैं कि कुछ देर पहले वह बाथरूम का बोलकर गई थी और अभी तक नहीं आई। देव ये सुनकर आशी के दोस्तों पर गुस्सा होते हुए कहता है, तुम लोग कैसे दोस्त हो? इतनी देर से तुम लोगों की दोस्त तुम्हारे बीच नहीं है और तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं बल्कि एंजॉय कर रहे हो। ऐसे होते हैं क्या दोस्त? ऐसे केयरलेस दोस्त होने से अच्छा बिना दोस्त के ही रहा जाए। देव अपना गुस्सा उन लोगों पर निकाल आशी को खोजने निकल जाता है। वह उन सबको भी देव की बातें सही लग रही थी। आशी इस वक्त किस सिचुएशन में थी इसका अंदाजा इस वक्त किसी को भी नहीं था। पर एक डर था कि उनकी लापरवाही की वजह से आशी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। आशी को ढूंढने के लिए सब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। सब अपनी तरफ से देख रहे थे पर आशी किसी को भी नहीं मिल रही थी। इधर देव और वेद हर जगह आशी को तलाश रहे थे पर उनको भी आशी कहीं नहीं मिल रही थी। वेद अब कॉरिडोर की ओर बढ़ता है आशी को ढूंढने। उसके दिमाग में इस वक्त बस एक ही बात चल रही थी कि आशी बिल्कुल ठीक हो, उसे कुछ भी नहीं हुआ हो। इधर आशी को उन तीनों लड़कों ने एक कमरे में बंद कर लिया था और अब उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। आशी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी उन लड़कों की पकड़ से खुद को छुड़ाने की। पर कहाँ आशी एक नाजुक सी लड़की और कहाँ वे जिम जाकर अपनी बॉडी बनाए लड़के। आशी कहाँ कब तक खुद को उनसे बचा पाती। आशी उन लड़कों से कितनी बार बोल चुकी थी कि उसको जाने दे पर उन तीनों लड़कों के कानों में आवाज ही नहीं आ रही थी, या ये कहें कि वे लोग सुनना ही नहीं चाहते थे। आशी रोने लगती है और रोते हुए ही अपने बाबा जी को याद करने लगती है और अपने मन में कहती है, बाबा जी, आज तक मेरे पास कोई रिश्ता कोई प्यार नहीं था। सिर्फ और सिर्फ मुझे रिश्तों में बस धोखा मिला। पर मैंने कभी आपसे शिकायत नहीं की। आपने जो भी दिया मुझे, मैंने दिल से उसे अपनाया क्योंकि मुझे भरोसा था आप पर कि आप अपनी बच्ची के साथ इससे बुरा नहीं होने देंगे। कुछ भी नहीं है बाबा जी मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत के अलावा। अगर बाबा जी आज आपने मेरी इज्जत नहीं बचाई तो कसम से बाबा जी ये आशी अपनी जान दे देगी। फिर किसी आशी को आप पर भरोसा नहीं होगा। अपनी आशी का खुद पर से भरोसा मत उठने देना आप बाबा जी। बस इतनी अर्जी मान लीजिए बाबा जी। अपनी आशी की इज्जत बचा लीजिए या किसी को भेज दीजिए। आशी अपने मन में बस बाबा जी से अपनी अर्जी कर सकती थी। इससे ज्यादा वे चाहकर भी इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। वह उन तीन लड़कों में से एक लड़का आशी के कपड़ों को उसके कंधों के पास से फाड़ देता है और ये देख आशी का विश्वास भी अब डगमगाने लगता है। उसके हाथ पैर भी कांपने लगे थे और वे इस डर से कब बेहोश हो गई किसी को पता नहीं चला। वे तीनों लड़कों ने जब बेहोश आशी को देखा तो उन तीनों में से अमन कहता है, अरे यार ये तो बेहोश हो गई। उसकी बातें सुनकर उसके दोनों दोस्त कहते हैं, अरे तो छोड़ ना, हो गई बेहोश तो हमें क्या, हम तो मजे करने आए हैं, मजे करेंगे बस, और क्या। उसकी बातें सुनकर वे तीनों एक साथ हंसने लगे। वे अब आशी के करीब जाने लगते हैं। अगली सुबह
आसी की आंखें धीरे धीरे खुलती है। आसी अपनी आंखों को खोलती है और खुद को बेड पर पाती है। उसे अपने सर में एक तेज दर्द का एहसास होता है और वे अपना सर पकड़कर बैठने की कोशिश करती है। उसे उठकर बैठने में एक तेज दर्द होता है अपने हाथों में। वे इस दर्द को सहते हुए उठती है। उसकी नजरें अपने हाथ की तरफ जाती है। उसके हाथों में लाल निशान पड़े हुए थे। उन लाल निशानों को देखकर उसे अब सब कुछ याद आने लगता है और वे सब याद कर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वे इस वक्त रोते हुए अपना ही शरीर अपने हाथों से घिसने लगती है। आसी अब बेहिसाब रोने लगती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। आसी चिल्लाते हुए कहती है, क्यों बाबा जी, क्यों होने दिया मेरे साथ आपने ऐसा बाबा जी? क्या आपको मेरे ऊपर दया नहीं आई? नहीं आई, तभी आपने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ होने दिया। मैं अब जीकर भी क्या करूंगी? कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। एक इज्जत थी, वे भी गवा बैठी। आसी अपनी बात बोलकर रोने लगती है। वह उसके रोने की आवाज से तभी उसके कमरे का गेट खुलता है और कमरे के अंदर कोई आता है। और वे इंसान जब आसी को इस तरह से अपने ही शरीर को हट करते हुए देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वे अपने हाथों में पकड़े खाने की प्लेट को साइड टेबल पर रखते हुए आसी के पास जाकर जोर से बोलती है, आसी, आसी, ये तुम क्या कर रही हो? ये बोल वे आसी के हाथों को थामने लगती है ताकि वे अब दोबारा खुद को परेशान न करे, दर्द न दे। आसी अपने सामने बैठे इंसान की तरफ देखती है तो उसके पास कोई और नहीं, माया थी। माया को अपने पास देखकर आसी एकदम से माया के गले लगकर रोने लगती है और रोते हुए कहती है, सब खत्म हो गया माया, सब खत्म हो गया। मैं अब साफ नहीं रही, मुझे गंदा कर दिया उन लोगों ने। मैं अब साफ नहीं रही, मैं गंदी हो गई हूँ। आसी इस वक्त पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। जो माया भी आसी की हालत को देखकर खुद को रोने से रोक नहीं पाई। उसने जब से आसी को जाना था, समझा था, वे उससे हमेशा हंसती मुस्कुराती मिली थी। चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, डटकर खड़ी रहती थी। पर आज वही आसी इस वक्त इतना रो रही थी। माया ने कभी नहीं सोचा था कि वह जिंदा दिल आसी को कभी इस तरह से भी देखेगी। माया को अपने आप पर गुस्सा भी आ रहा था कि क्यों उसने आसी को अकेले जाने दिया और क्यों उसका ख्याल नहीं रख पाई। और सबसे बड़ी बात, वे उसे लेकर आई ही क्यों, ये जानते हुए भी कि आसी को इस तरह की जगह बिल्कुल भी नहीं पसंद। बावजूद इसके आसी उन लोगों का मन रखने के लिए आई और उन सब का मन रखने के चक्कर में आज आसी खुद टूट गई। माया आसी को समझाने की कोशिश कर रही थी पर आसी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बस एक बात बार बार दोहरा रही थी कि उसे अब मरना है, वह गंदी हो चुकी है। आसी को इस वक्त यही सोचकर बहुत ही रोना आ रहा था कि उसके साथ गलत हो गया। जिस इज्जत को उसने अब तक संभाल कर रखा था, आज वे भी उससे छीन गई। आसी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। माया आसी से कहती है कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, वह बिल्कुल ठीक है। पर आसी की मानसिक स्थिति इस वक्त ऐसी थी कि वह कुछ भी सुनने और समझने की हालत में नहीं थी। उसका ना तो रोना रुक रहा था और ना खुद के शरीर को खरोचना, जिस वजह से उसके शरीर के कई हिस्से से हल्का खून भी आने लगा था। कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, मतलब नहीं हुआ है, तुम क्यों नहीं सुन रही हो मेरी बात? देखो, सब ठीक है, तुम अभी भी बिल्कुल पहले की तरह हो, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। माया की बात सुनकर आसी कहती है, नहीं माया, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। उन तीनों ने मुझे पकड़ रखा था। मैंने उनसे कितनी बार कहा कि मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, पर वे लोग बहुत ही गंदी गंदी बातें कर रहे थे और बहुत गंदे तरीके से मुझे छू रहे थे। मैं सबको आवाज दे रही थी, कोई मुझे बचा ले, पर मेरी आवाज सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। उन लोगों ने मुझे गंदे तरीके से छुआ माया। और ये बोल आसी एक बार फिर से रोने लगी, जो देखकर माया आसी को अपने गले से लगा लेती है और उसकी पीठ को सहलाने लगती है और उसी तरह पहले उसको शांत कराती है ताकि आसी उसकी बात सुनने और समझने की हालत में हो। कुछ मिनट बाद आसी की सिसकियां बंद हुई तो माया कहती है, आसी, सुनो मेरी बात ध्यान से। तुम्हें जो लग रहा है ना कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, तो तुम एक लड़की हो। जिसके शरीर में कुछ भी गलत होता है
तो उसका एहसास उसका शरीर करवा ही देता है। बहुत से बदलाव का एहसास होता है। तो बताओ, क्या तुमको लग रहा है कि कुछ भी गलत हुआ है तुम्हारे साथ? कुछ ऐसे एहसास, पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, समझी? माया की बात सुनकर आसी कहती है, पर माया, वे तीनों लड़के तो। आसी इतना ही कहती है कि माया कहती है, वे तीनों लड़के इस वक्त लॉकअप में हैं। आसी, वेद सर ने उनको पुलिस के हवाले कर दिया है। माया के मुंह से वेद का जिक्र सुनकर आसी नासमझी से माया की तरफ देखने लगती है। आसी की आंखों में हैरानी के भाव देखकर माया कहती है, हाँ आसी, ये सच है। वे तीनों लड़के इस वक्त पुलिस स्टेशन में हैं और उनको पुलिस स्टेशन पहुंचाने और तुमको उन लड़कों से बचाने वाले भी वेद सर हैं और यहाँ लाने वाले भी वेद सर हैं। और उनकी वजह से वे लड़के तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं कर पाए, बल्कि गलत करने की सोचने की वजह से ही कल रात वेद सर ने उन तीनों को इस कदर मारा कि हम सभी लोग खुद भी हैरान थे। वेद सर का वे रूप देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये वे वेद सर नहीं हैं जिन्हें हम जानते हैं, बल्कि कल तो वे बिल्कुल अलग रूप में थे। और उनका वे गुस्सा, सच कहूँ तो कल वे समय पर नहीं पहुँचते तो सच में कुछ गलत हो जाता। पर अच्छी बात है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ और अभी भी हम उनके ही फार्म हाउस पर हैं। उन्होंने कहा कि तुमको ऐसी हालत में घर ले जाना ठीक नहीं है, आसपास कोई देख लेगा तो बेकार ही बातें बनाएगा, इसलिए हम सबको यहीं आने का बोला। माया अपना बोलना बंद ही करती है कि तभी आसी के शब्द धीमे से निकलते हैं, वेद, उन्होंने मुझे बचाया। आसी की धीमी आवाज को भी माया अच्छे से सुन ली थी, इसलिए वे कहती है, हाँ आसी, वेद सर तुमको अपनी बाहों में लेकर यहाँ इस कमरे में लेकर आए थे और फिर डॉक्टर को भी बुलाया और थोड़ी देर पहले तक तो वे यही बैठे थे। मुझे भी आराम करने को बोलकर भेज दिए थे। सच में आसी, वेद सर के बारे में जितना सोचा था वे उससे भी कहीं ज्यादा अच्छे हैं, वरना कौन किसी अनजान लड़की के लिए इतना कुछ करता है बिना किसी रिश्ते या जान पहचान के। सच में वे लड़की बहुत ही लकी होगी जिसे वेद अपनी जिंदगी में आने का मौका देंगे। जानती हो, जब वे तुमको इस कमरे में लाए थे तब तुम उनकी बाहों में बेहोश थी और तुम्हें वे अपनी शर्ट पहनाए हुए थे ताकि तुम्हारे फटे हुए कपड़े कोई देखे ना। फिर यहाँ आकर पलक और मैंने तुम्हारे कपड़े बदले। अब तक तो वे ही थे इस कमरे में। अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने मुझे तुमको कुछ खिलाने के लिए कहा था ताकि तुम टाइम से मेडिसिन खा सको, जो डॉक्टर ने तुम्हें टाइम से खिलाने के लिए कहा था। माया बोलती जा रही थी और आसी तो जैसे किसी अलग ही सोच में गुम थी। इधर वेद इस वक्त अपने जिम में एक्सरसाइज कर रहा था और उसके दिमाग में वे पल घूम रहा था जब वे उस कमरे में गया था, जब एक कमरे के बाहर से अजीब सी आवाज आ रही थी और शक होने पर वेद उस कमरे में गया था और वहां उस कमरे में घुसते ही उसने जो देखा वे देखकर तो मानो उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था उन लड़कों के लिए जो गुस्सा निकाला भी। वेद इस वक्त कितने गुस्से में था ये उसके हाथों पर उभरती उसकी नसों से पता चल रहा था। वेद के दिमाग में इस वक्त बहुत तरह की बातें चल रही थी। जिस पल में उसने आसी को उस हालत में देखा था और ये उसका दिल ही जानता था कि आसी को उस हाल में देखकर उसका दिल भी एक पल को कांप गया था। वेद को उन लड़कों पर गुस्सा आ रहा था जिनकी वजह से आसी की ऐसी हालत हो गई थी। जिन लड़कों ने आसी को छूने की गलती की थी, वेद का बस चलता तो उन लड़कों को जान से मार देता। हालांकि वेद ने आसी को उस हालत में पहुंचाने वाले उन तीनों लड़कों को इतना पीटा था कि एक तरह से वे लोग मरने की हालत में चले गए थे, बस शरीर में सांसें बाकी थी। वेद के बस में होता तो वे उस पल को बदल देता जिस पल में आसी की ऐसी हालत हुई थी, पर वे चाहकर भी उस पल को नहीं बदल सकता था। कुछ देर बाद वेद अपने शरीर के पसीने को पोंछते हुए अपने जिम एरिया से बाहर निकलता है। उसके चेहरे के भाव अभी बिल्कुल शांत थे। कोई नहीं कह सकता था कि वेद के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था या कुछ पहले वे कितने ज्यादा गुस्से में था। वेद कमरे की तरफ जा रहा था कि उसके कदम एक कमरे के बाहर आकर रुक गए। ये वही कमरा था जहां पर आसी अभी रुकी हुई थी। वेद का दिल कह रहा था कि एक बार जाकर आसी को देखा है, पर वेद का दिमाग उसे इस बात की इजाजत नहीं दे रहा था। कुछ देर वह इसी कसमकस में था कि वे दिल की सुने या अपने दिमाग की, पर अंत में वे अपने दिमाग की सुनता है और वहां से चला जाता है।
इधर वेद ने सबको कहा था कि वे लोग चाहें तो अभी यहीं रुक सकते हैं। नई जगह पर आसी को वे बातें कम याद आए और सबको वेद की बातें सही भी लगती है। वेद तैयार होकर अपने होटल के लिए निकल गया। इधर आसी अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी होकर बाहर की ओर देख रही थी और तभी उसे वहां से एक कार बाहर जाती हुई दिखाई दी, जो देखकर वे इतना तो समझ ही गई थी कि वेद यहाँ से चला गया। वेद को जाते देख आसी को अपने दिल में एक डर सा होता है, इस बात के लिए कि वेद ने उसे बचाया, पर उसके होश में आने के बाद एक बार भी उससे मिलने नहीं आया। क्या सच में उसे कोई मतलब नहीं? क्या वे उसके लिए कोई मायने नहीं रखती? और अगर ऐसा था तो उस दिन वे सब क्या था? वेद की बातें, वे सब कुछ, क्या वेद उससे मजाक कर रहा था? एक बार फिर वे बेवकूफ बन गई। क्यों वे बस सबका दिल बहलाने का जरिया बन जाती है, किसी का सुकून नहीं। आसी खुद में ये सब सोचते हुए कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे आए या ना आए मिलने। उन्होंने मुझे बचाया, बस वही काफ़ी है मेरे लिए। बल्कि उनका एहसान रहा मुझ पर। और बाकी कोई रिश्ता जब पहले नहीं था तो अब क्यों ही होगा? क्यों होगी उनको मेरी फिक्र? हूँ ही कौन मैं उनकी? क्या लगती हूँ मैं उनकी? कुछ भी तो नहीं। फिर क्यों मेरे मन में इस तरह की उम्मीदें जगी कि वे मुझे देखने आएंगे, मुझसे मिलने आएंगे? क्यों ऐसी एक बार फिर उम्मीद लगा रही है तू आसी, जो कभी पूरी नहीं होगी, बल्कि इस उम्मीद से तुझे ही दर्द होगा। आसी खुद में बातें कर रही थी, पर उसकी आंखें नम थी। वे उन लड़कियों में से नहीं थी जो छोटी छोटी बातों पर दुखी हो या रोने लगे, पर कुछ बातें उसके दिल में एक चुभन सी महसूस करवाती थी, जिससे उसे दर्द होता था। आसी अपनी सोच में गुम थी कि तभी वहां पलक और माया आती है और आसी को इस तरह से अपनी किसी गहरी सोच में गुम देखकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखती है और फिर आसी की ओर बढ़ते हुए कहती है, आसी चल नाश्ता कर लेते हैं। आसी अभी शांत खड़ी थी। ये देखकर पलक कहती है, पता है आसी, आज माया ने तुम्हारी पसंद का बिल्कुल पंजाबी स्टाइल आलू पराठा बनाया है, ढेर सारा बटर लगाकर। और उस आलू पराठे की खुशबू तो इस पूरे फार्म हाउस की हवाओं में घुल गई है। चलो अब जल्दी से, वरना गर्मा गर्म आलू के पराठे ठंडे हो जाएंगे और फिर ठंडे पराठे खाने में मज़ा नहीं आएगा। अपनी दोनों दोस्त की बात सुनकर आसी अपनी सोच से बाहर आती है और अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाए उनकी ओर मुड़ती है और कहती है, आलू के पराठे, वे भी ढेर सारे बटर वाले, मज़ा ही आ गया। पर इसके साथ मुझे मिट्टी के बर्तन वाली दही पसंद है। सौंधी सी खुशबू और बटर वाले पराठे का स्वाद, मज़ा आ जाता है खाने में। आसी की बातें सुनकर पलक और माया के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और वे दोनों आसी को पहले की तरह नॉर्मल देखकर बहुत खुश थी। तीनों दोस्त मिलकर नाश्ता एंजॉय करती है। इसी तरह कब सुबह से दिन और दिन से शाम, शाम से फिर रात में बदल जाती है। इस बीच माया और पलक ने एक पल के लिए भी आसी को अकेला नहीं छोड़ा था। उन सबको नौकर से पता चलता है कि वे ज्यादातर यहीं रहता है। पहले तो वे लोग हैरान होती हैं कि घर होते हुए भी वेद अकेले यहाँ क्यों रहता है, पर बड़े लोग और उनकी अलग ख्वाहिशों के बारे में सोच वे सब यही सोचती हैं कि शायद वेद को अकेले रहना पसंद होगा, तभी अपने परिवार के साथ नहीं रहता। वे लोग खाने पर वेद का इंतजार कर रही थी तो नौकर बताता है कि वेद अक्सर लेट ही आता है, तो वे लोग उसके सर का इंतजार ना कर वे सब खाना खा ले। उन तीनों ने अब कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा और खाना खा लिया और साथ ही साथ अगली सुबह अपने घर वापस जाने का सोच अपने कमरे में सोने चली गई। रात के करीब 11 बजे का समय था जब एक कार फार्म हाउस के अंदर आती है और कार में कोई और नहीं, वेद था, जो देर रात काम करके वापस लौटा था। वेद अपनी कार से बाहर आकर कार लॉक करता है और अपने कमरे में आकर सीधा बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। कुछ देर बाद वह अपने कमरे से बाहर आता है और सीधा किचन की तरफ जाकर फ्रिज खोलता है और उसमें से खाना निकाल प्लेट में डालने को होता है कि उसे अपने पीछे किसी के होने का आभास होता है। इतनी रात को कौन होगा, ये सोचकर वेद पीछे पलटता है। उससे पहले एक नाजुक हाथ आगे बढ़कर उसके हाथों में पकड़े खाने के बाउल को ले लेता है और फिर खाने को गैस पर गर्म करने के लिए रखकर दूसरे साइड तवा रखकर रोटियां बनाने लगता है। और ये कोई और नहीं आसी थी, जिसे इतनी रात किचन में देखकर वेद पहले ही हैरान था, पर अब आसी को इस तरह से बिहेव करते देख वे और भी हैरान हो जाता है। और वे जैसे ही आसी से कुछ कहने के लिए होता है, आसी बिना वेद से अपनी नजरें मिलाए
रोटियां बेलकर तवे पर डालते हुए वेद से बोली, सर, आप बिना किसी बात के चुपचाप से आप यहाँ से जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठिए। मैं खाना लेकर आती हूँ आपके लिए। आशी की बात सुनकर वेद कहना तो जरूर चाहता था कि वे उसके लिए ये सब क्यों कर रही है। उसके लिए उसको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पर आशी ने जितने हक के साथ उससे ये बात कही थी, वे चाहकर भी आशी से कुछ भी नहीं कह सका और बिना कुछ भी आशी से कहे उसकी बात मानकर वहां से चला गया। आशी को अब महसूस होता है कि वेद अब वहां नहीं है, तो वे एक गहरी सांस लेती है और जल्दी से प्लेट में घर में जो कुछ भी खाने का बना था, दाल, चावल, रोटी और मीठे में कुछ नहीं था, ये देखकर आशी को याद आता है कि कैसे रात को खाने के वक्त एक नौकर ने बात ही बात में उसे कह दिया था कि वेद सर अक्सर देर रात आते हैं और किसी को परेशान किए बगैर खुद ही खाना निकाल कर खा लेते हैं और कितनी बार नहीं खाते। वे ज़्यादातर अपने इसी फार्म हाउस में रहते हैं और वेद सर को मीठा बहुत पसंद है। जब भी घर पर रहते हैं तो कुछ मीठा बनाने को कहते हैं। वहीं जब आशी देखती है कि कुछ भी मीठा नहीं है, ये देखकर आशी कुछ सोचने लगती है कि ऐसा भी क्या बनाए वेद के लिए जो टेस्टी भी हो और साथ ही साथ जल्दी से बन जाए। सोचते वक्त उसके दिमाग में कुछ आता है और वह गैस पर एक पैन चढ़ाकर उसमें घी डालकर गर्म होने के लिए रखती है और फ्रिज से ब्रेड का पैकेट निकाल उसमें से कुछ ब्रेड के स्लाइस निकाल उनको कट करके उस गर्म घी में फ्राई करती है और फिर उस फ्राई ब्रेड के पीस को एक प्लेट में रखकर उसमें चीनी का घोल, मलाई और क्रीम डाल दिया और फिर कुछ सूखे मेवे के साथ उसको एक परफेक्ट स्वीट डिश बनाती है। वे देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा था और फिर सब खाने को लेकर आशी किचन से डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ जाती है। इधर वेद अपनी सोच में गुम था कि तभी उसे एहसास होता है कि कोई आ रहा है और वे देखता है कि आशी के हाथ में खाने की प्लेट थी और फिर आशी वेद के पास आकर उस प्लेट को रखते हुए कहती है, ठंडे खाने में भी भला कोई टेस्ट होता है? अरे लेट आते हैं तो किसी को कह दिया कीजिए, वे खाना गर्म कर देगा। चलिए खाना शुरू कीजिए। वेद आशी की बातों को सुन रहा था और इस वक्त आशी उसके बहुत ही पास थी, जिस वजह से आशी की नेचुरल खुशबू वेद को अपनी सांसों में महसूस होती है। वेद से अपनी बात बोलकर आशी वहां से जाती नहीं है, बल्कि वहीं वेद की बगल वाली चेयर पर बैठ जाती है। आशी को अपने पास बैठते देख वेद खाने की ओर देखते हुए कहता है, यहाँ मेरे अलावा बस नौकर हैं और मैं देर रात आता हूँ अक्सर, और अपनी वजह से किसी को परेशान करना मुझे ठीक नहीं लगता। वे नौकर हैं तो इंसान भी तो हैं। अपनी बात बोलकर वेद खाना खाने लगता है और वेद की बातें सुनकर आशी कुछ कहती नहीं है, पर वेद की तरफ देखकर उसे समझने की कोशिश कर रही थी। वेद बहुत ही कम समय में खाना खा लेता है। तब उसकी नज़र साइड टेबल पर प्लेट में रखी एक चीज़ पर जाती है, जो देखकर वेद कहता है, ये क्या है? वेद की बात सुनकर आशी कहती है, हाँ ये कुछ मीठा है, आपके लिए बनाया है मैंने। आपके लिए मैंने बनाया। ये शब्द कुछ ऐसे थे जो आशी की ओर देखने के लिए वेद को मजबूर कर गए। वेद की नज़रों को खुद पर देख आशी कहती है, देखिए ऐसे मत देखिए मुझे पता है आपको मीठा पसंद है, तो बिना आनाकानी करे चुपचाप से खा लीजिए। बहुत प्यार से बनाया है मैंने इसे। प्यार? आशी की बातें आज वेद को झटके दे रही थी। फिर वे अब आशी से कुछ नहीं कहता और उस मीठे को खाने लगता है। वेद के मुंह में उस मीठे का टेस्ट जाते ही उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और वह बहुत ही चाव से खा रहा था। इस बीच वेद ने कुछ भी नहीं कहा और आशी वेद के मुंह से जानना चाहती थी कि वे कैसा बना है, पर वेद तो उस टेस्ट में घुल गया था। वेद खाने के बाद आशी की ओर देखता है, जो आशी उसी की ओर देख रही थी। ये देखकर कि आशी उसे कब से इस तरह से घूर रही है, वेद अपनी दोनों आईब्रो जोड़ लेता है और फिर आशी से कहता है, तुम्हें तो आराम करना चाहिए था, तो तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी? वेद की बात सुनकर आशी कहती है, क्यों? क्या मैं आपका इंतजार नहीं कर सकती? ये कह आशी अपनी जगह से उठकर वेद के पास जाकर खड़ी हो जाती है और थोड़ा सा झुककर वेद के कानों के पास जाकर बहुत ही धीमी आवाज में कहती है, आपका इंतजार, आपके लिए कुछ भी करने का क्या कोई भी हक नहीं है मुझे सर। जानती हूँ हमारा रिश्ता बहुत ही कम वक्त का था, पर रिश्ता तो जुड़ा था ना सर, जिसे आप बेशक भूल जाएं, पर मैं नहीं भूल सकती। ना चाहते हुए भी आपके और मेरे बीच एक ऐसा रिश्ता जुड़ा था, फिर वे रिश्ता मजबूरी का हो, पर रिश्ता तो आज भी है। आशी अपनी बात बहुत ही धीरे से कह रही थी। अगर वे थोड़ा सा भी उससे दूर होता
तो नहीं सुन पाता, पर आसी इतने करीब होकर बोल रही थी कि सब सुनाई दिया उसे। और आसी की बातें वे भी इतने करीब होकर बोलने की वजह से वेद को अपने अंदर एक अलग सा एहसास हुआ जो बहुत ही खास और प्यारा सा लगा। उसका बस चलता तो वे इस वक्त को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेता। आखिर एक खूबसूरत एहसास उसकी पूरी जिंदगी में पहली बार जो हुआ था उसे, कि कोई उसकी परवाह कर रहा था, वे भी एक हक के साथ। और वेद इस एहसास में खो जाना चाहता था। वेद और आसी इस वक्त बहुत ही करीब थे, जिस वजह से उन दोनों को एक दूसरे की सांस से अच्छे से महसूस हो रही थी। वह वेद आसी की करीबी से जो महसूस कर रहा था उसे वे समझ नहीं पा रहा था, पर आसी का उसके पास रहना, उसकी फिक्र करना, उसकी बातें, ये सब वेद को बहुत ही अच्छा लग रहा था। या ये कहें कि वेद इस वक्त खुद को एक अलग ही दुनिया में महसूस कर रहा था, जहाँ सब उसकी सोच से अलग था, पर अलग होने के साथ साथ खूबसूरत भी था। वह आसी अपनी बातों को वेद से बोलने के बाद एक नज़र वेद के चेहरे की तरफ देखती है और फिर अचानक से वेद से अलग हो जाती है और थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो जाती है। पर उसकी नज़रें बस वेद पर थी। और वहीं वेद आसी को खुद से दूर जाते देख उसे अच्छा नहीं लगा, पर वे आसी से कहता भी क्या और कैसे कि वे उसके पास रहे। किस हक से वे अपनी बात आसी से कहता, जबकि उसने खुद हक होने के बावजूद भी आसी को खुद पर कोई हक नहीं दिया था। वेद अपनी नज़रों को उठाकर आसी की ओर देखता है और आसी, जिसकी नज़रें पहले से ही वेद की तरफ थी, वेद का आसी की ओर देखने की वजह से दोनों की नज़रें आपस में मिल जाती है। वेद, जिसकी आंखों में आसी के लिए कुछ तो था जिसे वे अपनी पूरी कोशिश कर रहा था छिपाने की, पर आसी उसकी आंखें जिसमें कुछ मिनट पहले तक वेद के लिए फिक्र थी, वे फिक्र से भरी आंखों में अब बस खालीपन था। वे अपनी खाली और सुनी आंखों से वेद की ओर देख रही थी, जिसमें जल्दी नमी अपनी जगह बना ली थी। वेद, जिसकी नज़रें बस आसी पर थी, वे आसी की आंखों में नमी देखकर हैरान हो गया। उसे तो समझ ही नहीं आया कि अचानक से आसी को हो क्या गया। जहाँ कुछ देर पहले तक वे बिल्कुल ठीक थी, अब अचानक से उसकी आंखों में नमी क्यों? क्या आसी की आंखों में नमी की वजह मैं हूँ? वेद अपने मन में ये बात सोचता है, जिसके साथ वे एकदम से अपनी जगह से उठता है और आसी के करीब जाता है और आसी के हाथ को थामने की कोशिश करता है, जो देख आसी अपने 2 कदम पीछे ले लेती है, जिस वजह से वेद आसी का हाथ थाम नहीं पाता और उसके हाथ हवा में ही रह जाते हैं। आसी की आंखों में नमी अब आंसू बनकर उसकी आंखों से होकर गाल तक आ जाते हैं, जिसे आसी अपने हाथों से बहुत ही बेरहमी के साथ साफ करती है, पर कहती कुछ भी नहीं। और वहीं आसी की आंखों में आंसू देखकर वेद को अपने दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगती है, जो क्यों हो रही थी ये तो उसे भी नहीं पता था, पर आसी की आंखों से बहते आंसू वेद को परेशान कर रहे थे। वे अपनी हमेशा वाली धीमी मगर शांत आवाज के साथ आसी से कहता है, डोंट क्राई आसी, प्लीज टेल मी, हुआ क्या है तुम्हें? तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या उसकी वजह मैं हूँ? बोलो आसी। वेद अपनी शांत आवाज में आसी से सवाल करता है कि क्या उसकी आंखों में आंसू की वजह वह है, पर उसकी इस आवाज में आसी के आंसू देखकर जो फिक्र थी, वे वेद की आवाज के साथ आंखों में भी नजर आ रही थी। वेद आसी के पास जाने को होता है तो आसी वहां से जाने लगती है, जो देखकर वेद आसी से कहता है, आसी प्लीज स्टॉप। जाने से पहले अपनी आंखों में आए इन आंसुओं की वजह तो बताती जाओ। वेद की बातें सुनकर आसी के कदम रुक जाते हैं और वे बिना पलटे ही वेद से कहती है, आपने कल रात मेरी इज्जत को बचाया, उसके लिए शुक्रिया सर। आप बता दीजिए कि आपने जो एहसान किया है मुझ पर, उसके लिए मुझे आपके लिए क्या करना होगा? आसी की बात सुनकर वेद हैरान था कि आसी की इज्जत बचाकर उस पर एहसान किया था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि वेद ने जब आसी को उस हालत में देखा था तो वेद ही जानता था कि उसकी धड़कनों ने चलना बंद कर दिया था। उसने जब उन 3 लड़कों के बीच आसी को बेहोश देखा था और वे लड़के आसी के साथ क्या करने की सोच रहे थे, इस सोच भर से वेद का गुस्सा आज हद से बाहर आना चाहता था, जो आया भी। और वेद ने उन तीनों लड़कों की हालत बदतर बना दी थी। आसी को बेहोश देखकर वेद को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ था, जो आज से पहले उसे कभी किसी भी लड़की के लिए नहीं हुआ था। आसी वह पहली लड़की थी जिसे देखकर वेद का दिल अक्सर ही उसके दिमाग तक से बगावत कर जाता था। और ये लड़की उसे कह रही थी कि उसने उसकी इज्जत बचाकर उस पर एहसान किया था, जिसके बदले में वे उसके लिए कुछ भी कर सकती है।
वेद को आसी की बातों को सुनकर ऐसा नहीं था कि आसी पर गुस्सा नहीं आ रहा था। ये सोचना गलत था, बल्कि वेद को इतना गुस्सा आ रहा था कि इस लड़की की आंखों में आंखें डालकर कहे कि उसने उसकी इज्जत को बचाकर उस पर कोई एहसान नहीं किया था, बल्कि उसे उस हालत में देखकर उसके अपने दिल पर क्या बीती थी वे उसे समझा भी नहीं सकता था, क्योंकि समझाने के लिए शब्दों की जरूरत थी। और जो बात वेद खुद नहीं समझ पा रहा था वे आसी को भला क्या ही समझाता। पर उसका दिल आसी को उस हाल में देखकर एक पल के लिए कांप जरूर गया था, जो वेद ने महसूस भी किया था, पर इसकी वजह शायद अभी समझना बाकी था। वेद को गुस्सा आ रहा था, पर वे आसी पर इस वक्त अपना गुस्सा जाहिर नहीं करना चाहता था, क्योंकि आसी के साथ कल जो कुछ भी हुआ था वे एक लड़की के लिए कोई छोटी बात नहीं होती। और आसी ने कल जो खुद पर महसूस किया उससे वे अंदर से डर गई होगी। ये सोचकर वेद के दिल में न जाने क्या आया और वे जल्दी से आगे बढ़ता है और आसी को उसकी पीठ की तरफ से अपनी बाहों में कैद कर लेता है। वेद की इस हरकत की वजह से आसी का शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया और उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। और दिल दिल तो जैसे बुलेट ट्रेन की तरह चलने लगा। वहीं वेद ने तो वे कर लिया जो उसके मन में आया, पर उसकी भी हालत जुदा नहीं थी। दोनों के शरीर इस वक्त मिले थे, जिनके बीच हवा आने तक की भी जगह नहीं थी। आसी और वेद अपनी जगह शांत खड़े थे और दोनों में से कोई कुछ भी नहीं कह रहा था, या ये कहें कि एक दूसरे से कहें क्या, इसके लिए उनके पास इस वक्त शब्द नहीं थे। पर दोनों इतने करीब थे। ये एहसास दोनों के लिए अलग जरूर था, पर इस पल में कुछ तो खास था जो दोनों एक दूसरे को उसी तरह महसूस करने लगे थे। बाहर बालकनी में आसमान में चमकते चांद के नीचे वेद और आसी खड़े थे और इस वक्त वेद ने आसी को अपनी मजबूत बाहों में कैद कर रखा था। वेद की पकड़ आसी पर इस वक्त कुछ ऐसी थी जैसे उसकी तरफ से थोड़ी सी भी ढीली हुई तो आसी कहीं चली जाएगी। आसी वेद की बाहों से निकलने की हर कोशिश कर रही थी, पर चाहकर भी वे वेद की बाहों की मजबूत पकड़ से छूट नहीं पा रही थी। आसी जितना वेद से छूटने की कोशिश करती, वेद की पकड़ उतनी ही ज्यादा कस जाती। आसी जब देखती है कि उसकी इतनी कोशिश के बाद भी वे वेद की पकड़ से नहीं छूट पा रही है, तो आसी हारकर अपनी हर कोशिश को छोड़कर वेद की बाहों में शांति से खड़ी हो जाती है और वह आसी की तरफ से किसी भी तरह की हलचल या छूटने की कोशिश ना होते देख वेद अब थोड़ा झुककर आसी के चेहरे की तरफ देखता है। आसी को शांत देखकर वेद धीमी आवाज में कहता है, क्या हुआ, अब नहीं करनी कोशिश? वेद का चेहरा आसी के बहुत ही करीब था, जिस वजह से ये सब बोलते वक्त वेद की सांसें आसी को अपने चेहरे पर महसूस होती है और आसी कसकर अपनी आंखों को बंद करते हुए कहती है, आप चाहते क्या है मुझसे सर? मानती हूँ आपने मेरी मदद की, उसके लिए थैंक्स, लेकिन अब इससे ज़्यादा आपको देने के लिए मेरे पास और कुछ भी नहीं है। तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते आप, जैसे आपने उस दिन बिना मुझसे मिले और कुछ बताए छोड़कर चले गए थे। बिना बताए छोड़कर जाना जब आपके लिए मुश्किल नहीं था, तो आज आप साथ रखना चाहते हैं, क्यों करीब आ रहे हैं मेरे? आसी अपनी बात कह रही थी और वेद आसी की बातें सुन रहा था, क्योंकि वे चाहता था आसी अपनी हर नाराजगी उसके सामने जाहिर करे, और ये तब होता जब वे आसी को बोलने का मौका देता। आसी अपनी बात कहकर कुछ पल चुप हो जाती है, जो देखकर वेद अचानक से आसी को अपनी तरफ घुमाता है और एकदम से उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। आसी, जो पहले से वेद की करीबी से भाग रही थी, अब इस तरह से वेद को उसे बाहों में लेने की वजह से आसी को वेद पर गुस्सा आता है और वे वेद से कहती है, ये क्या तरीका है, मुझे नीचे उतारिए। आपको सुनाई नहीं देता है क्या? मैंने कहा मुझे नीचे उतारिए, मतलब उतारिए। आसी की आवाज में जो गुस्सा था वेद बखूबी समझ रहा था और वे चाहता था आसी अपना गुस्सा निकाले, इसलिए वे आसी के गुस्से को देखते हुए भी उसे बालकनी में लगे झूले पर बैठाता है और झूले पर बैठते ही आसी एकदम से उस झूले से उतरकर जाने लगती है, जो देख वेद एकदम से आसी का हाथ थाम उसे अपने करीब खींचता है, जिस वजह से आसी का चेहरा वेद के सीने से टकरा जाता है और आसी अपनी नाक पकड़कर रगड़ते हुए कहती है, आपको हुआ क्या है सर? इतनी अजीब हरकतें करने की कोई खास वजह? तुम? आसी की बात सुनकर वेद एकदम से कहता है, जो सुनकर आसी वेद की ओर देखने लगती है, जो देख वेद के दोनों हाथ आसी के चेहरे को अपने दोनों हाथों से कवर करता है और कहता है, मानता हूँ आसी, मैंने तुम्हारे साथ जो किया वे गलत किया, पर अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो ऐसा करना तो दूर, मैं ऐसा सोचता तक नहीं।